आज का हम लोगों का टॉपिक है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी कि इसके पहले तक हम लोगों ने जो अपने क्लास में पढ़ा था उसमें हम लोग ये देख चुके थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो पूरा एग्जिस्टेंस था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा था, यानी कि ख़त्म होता ही चला जा रहा था। और पावर में कौन आता जा रहा था? बोल्शेविक पार्टी आ रहा था। यानी कि पिछले वाला क्लास में हम लोग ये देखे थे कि बोल्शेविक पार्टी जो है मॉस्को से लेकर पेट्रोग्रेड के एरिया तक पूरी तरीके से उनका कब्जा हो गया था, या फिर हम लोग आसान शब्दों में कहना चाहें तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो अस्तित्व है वो लगभग ख़त्म हो चुका था, लगभग मान लो ख़त्म ही हो गया था। और अब जो है केवल और केवल पावर में कौन था? हमारा बोल्शेविक पार्टी हमारे पावर में थे। ये तो हम लोग पढ़े थे अक्टूबर रेवोल्यूशन में, लेकिन अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या बदलाव आया वही हम लोग आज पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम भी है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया। बोल्शेविक पार्टी के हाथ में अभी पावर है, वो पूरी तरीके से रसिया का एक प्रकार से वो लीड कर रहा है, तो उसके बाद क्या बदला अक्टूबर के बाद, ठीक है, वही चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है द बोल्शेविक्स वे आर टोटली अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए हम लोग जब अपने चैप्टर का शुरुआत किए थे ना तो 3 आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़े थे, है ना। उसमें से हमारा एक याद कीजिए कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी भी था, है ना। और कार्ल मार्क्स को सबसे ज़्यादा फॉलो कौन करते थे? व्लादिमीर लेनिन। यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो है कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा वो प्रभावित था। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी के लोग और बोल्शेविक पार्टी के अंदर जो लीडर था हमारा व्लादिमीर लेनिन, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े कारखाना, बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री, ये सब जो किसी एक आदमी का हुआ करता था उसके बिल्कुल ये सब खिलाफ थे। व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी का यह मानना था कि ये सब इंडस्ट्री जो है ना किसके अंडर में आ जाए? गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए, ताकि सभी के ऊपर समान भाव दिखा सके, यानी कि सबका इसके ऊपर कंट्रोल हो, ठीक है, बल्कि किसी एक आदमी के हाथ में ये ना हो। ये किसका कहना था? बोल्शेविक पार्टी और व्लादिमीर लेनिन का कहना था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो किसी एक आदमी का ना हो, यानी कि किसी एक आदमी के पास अंधाधुंध पैसा ना हो, वो गवर्नमेंट के पास हो जाए और गवर्नमेंट सबके ऊपर बराबर ध्यान दे, ये कहना था उसका। उसके बाद मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वेर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। और इसी वजह से चूंकि व्लादिमीर लेनिन और बोल्शेविक पार्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ थे, वो चाहते ही नहीं थे किसी के पास इतना ज़्यादा प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, तो इसके चलते ना बैंक्स और इंडस्ट्री, बहुत सारे बैंक और बहुत सारे इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। कब? नवंबर 1917 में। तो 1917 में बहुत सारे बैंक्स और बहुत सारे इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड कर दिया गया। किसके दबाव में आके? बोल्शेविक पार्टी और व्लादिमीर लेनिन के दबाव में आके नेशनलाइज्ड कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि नेशनलाइज्ड करने का मतलब क्या हुआ? नेशनलाइज्ड करने का मतलब हुआ वो गवर्नमेंट के अंडर में चला गया, ठीक है, जो कि अब चूंकि गवर्नमेंट के अंडर में है तो गवर्नमेंट का क्या रोल है? सभी लोगों के ऊपर बराबर नजरिए से देखो, है ना। तो जब ये गवर्नमेंट के पास चला गया हमारा बैंक और इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसके साथ क्या करना है ना। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है? लोगों के बेनिफिट के लिए सोचता है। तो ये इंडस्ट्री और ये बैंक अब लोगों के लिए सोचेगा, ना ही किसी एक आदमी के लिए सोचेगा, ठीक है। चलिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड बैंक्स। तो यहाँ पे नेशनलाइज करने का मतलब होता है कि बैंक और इंडस्ट्री अब गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, उसका मालिक गवर्नमेंट हो गया, उसको मैनेज कैसे करना है वो गवर्नमेंट जानेगा। और गवर्नमेंट के अंडर में जो भी चीज़ होता है वो अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों के फायदे के लिए करता है। जैसे हमारा रेलवे है, गवर्नमेंट के अंडर में है, तो क्या वो अपने फायदे के लिए चलाता है? नहीं, हमारे यानी कि हम आम आदमी के फायदे के लिए वो चलाता है। तो यहाँ पे हमारा मतलब, तो यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखिएगा कि बैंक और इंडस्ट्री नेशनलाइज कर दिया गया, इसका मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर में अब चला गया। तो जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े बैंक थे वो गवर्नमेंट के अंडर में चला गया। अच्छा, यहाँ पे सवाल होना चाहिए आपके माइंड में कि सर कौन सा गवर्नमेंट? प्रोविजनल गवर्नमेंट का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया, तो फिर कौन सा गवर्नमेंट? यहाँ पे बात हो रहा है अभी फिलहाल जो हमारा बोल्शेविक पार्टी है उसके अंडर में। और बोल्शेविक पार्टी का आइडियोलॉजी हमेशा से ये था कि रसिया में एक ऐसा गवर्नमेंट हो जो कि लोगों का हो, वर्कर्स का हो, है ना, किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में यानी कि बोल्शेविक पार्टी के हाथ में बैंक, ये इंडस्ट्री, ये सब चला गया, और जो कि समान भाव रखता था, सबको बराबर नजरिए से देखता था। उसके बाद लैंड वाज
डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वेर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। देखो यहाँ पे साफ कहा गया है, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। मतलब कि जितने भी जगह जमीन लैंड है रसिया में, वो सारा का सारा किसका प्रॉपर्टी है? समाज का प्रॉपर्टी है। किसी एक आदमी के पास यदि बहुत सारा जमीन है तो उस जमीन को छीन लिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे वर्कर्स थे, क्या वर्कर्स के पास उतना सारा लैंड था? नहीं था, तभी तो वो लोग जाके फैक्ट्री में ये सब काम क्या करते थे, है ना, उनके साथ एक्सप्लोटेशन होता था। तो यहाँ पे जितने भी सारे लैंड थे उनको सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया कि अब किसी के हाथ में इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पे पीजेंट्स को अलाउ कर दिया गया कि जितने भी सारे लैंड नोबिलिटी के पास है उन सारे लैंड को तुम लोग हथिया लो। यानी कि याद कीजिए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर्टी किसके पास था? नोबिलिटी के पास, यानी कि राजा और राजा के फैमिली के पास था। तो जितने भी सारे प्रॉपर्टी थे उन सारे प्रॉपर्टी को कब्जा करने का आदेश जो है वो व्लादिमीर लेनिन और उसके पार्टी बोल्शेविक पार्टी ने आदेश दे दिया कि जाओ सारे प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लो। ठीक है, आगे। इन सिटीज बोल्शेविक्स इम्पोज द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। ये सारा का सारा बात जो हुआ ये तो हो ही रहा था, लेकिन खास करके शहरों में जो है ना, बोल्शेविक पार्टी वाले लोगों ने ना एक प्रकार से पार्टीशन कर दिया। मतलब कि शहरों में जितने बड़े बड़े घर थे, जो कि जैसे मान लीजिए जैसे राजा का भतीजा है, सपोज कीजिए, तो क्या राजा का भतीजा का घर छोटा सा होगा? नहीं, बहुत बड़ा होगा। तो शहरों में जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी थे जिसके घर बहुत बड़े बड़े थे, उन घर का ना बंटवारा कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया और अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट उसको बांट दिया गया। जैसे मान लीजिए रसिया का सबसे मेन शहर कौन सा? पेट्रोग्राड, है ना। तो पेट्रोग्राड में जो बड़े बड़े हाउसेस थे उन हाउसेस को बंटवारा कर दिया गया, बांट दिया गया। और किस हिसाब से बांट दिया गया? जिसके घर में ज़्यादा सदस्य हैं उसको ज़्यादा फैमिली, यानी कि जिसके घर में ज़्यादा लोग हैं उसको बिल्डिंग में हिस्सेदारी ज़्यादा दे दो। इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों के घरों को बंटवारा कर दिया गया। राजा के फैमिली के पास जो भी लैंड प्रॉपर्टी ये सब था उनको आम किसानों के बीच में बांट दिया गया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि व्लादिमीर लेनिन और उसका पार्टी बोल्शेविक पार्टी सब का सब समाज में एक इक्वालिटी लाने का कोशिश कर रहा है ना। तो जिसके पास पहले ज़्यादा प्रॉपर्टी था, ज़्यादा लैंड था, ज़्यादा हाउस था, उन सबको बंटवारा कर दे रहा है और जिसको अभी फिलहाल ज़्यादा ज़रूरत है उसको दे रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि व्लादिमीर लेनिन और उसका पार्टी इक्वालिटी की तरफ काम कर रहा है ना। आगे उसके बाद लिखा हुआ है बोल्शेविक्स बैंड द यूज ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या? वही देखो, एरिस्टोक्रेसी बोलो, ऑटोक्रेसी बोलो, मोनार्की बोलो, लगभग मतलब सेम है। ठीक है, वो वाला सिस्टम जब राजा का बेटा राजा बनता था उसी को हम लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी या फिर एरिस्टोक्रेसी या फिर मोनार्की। तो राजा महाराजा के समय में जो टाइटल्स चलता था, टाइटल्स मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट में जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता था, कोई अलग अलग पोस्ट पे होता है, तो उन सारे पोस्ट को ना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे अभी भारत में इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी में आपको मालूम है कर्नल का पोस्ट होता है, जनरल का होता है, मेजर का होता है, लेफ्टिनेंट का होता है, कैप्टन का होता है, अलग अलग पोस्ट होता है ना। तो ये सारे के सारे पोस्ट जो कि राजा के समय में चलता था उन सारे पोस्ट पे बैन लगा दिया और इन सारे लोगों ने अपना अलग पोस्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे टाइटल का मतलब क्या है? टाइटल का मतलब कोई हेडिंग नहीं, टाइटल का मतलब है कि अलग अलग जॉब का जो नाम था, अलग अलग पोस्ट पे जो लोग रहते थे उनके पोस्ट के नामों को बदल दिया गया, बैन कर दिया गया और अपना कुछ वहाँ पे पोस्ट ला दिया गया। जैसे मान लीजिए हमारे इंडियन सोल्जर्स में अलग अलग पोस्ट है, जैसा कि हमने अभी कहा लेफ्टिनेंट है, जनरल है, कर्नल है, इन सारे टाइटल्स को बदल के जो कि राजा महाराजा के समय में चलता था रसिया में उसको बदल दिया गया और इसके बदले में अलग अलग टाइटल्स इन्होंने अपना निकाला। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद न्यू यूनिफॉर्म्स वेर डिजाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल्स। जितने भी आर्मी के लोग थे और जितने भी ऑफिशियल्स लोग थे, ऑफिशियल्स मतलब जो ऑफिसर पद के लोग थे, उन सारे लोगों के लिए अब यहाँ पे नए नए यूनिफॉर्म डिजाइन किए जा रहे हैं। मतलब कि जो यूनिफॉर्म ये लोग पहले पहनते थे ये यूनिफॉर्म अब ये लोग नहीं पहनेंगे बल्कि अलग यूनिफॉर्म ये लोग पहनेंगे। ठीक है, थ्रू अ क्लोथिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918 एंड अ सोवियत हेड वॉज चूजन। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स का और बड़े बड़े ऑफिसर्स के पद पे जो लोग थे उनके सारे यूनिफॉर्म को बदल दिया गया। कैसे बदला गया मालूम है? एक क्लोथिंग कंपटीशन रखा गया था। क्लोथिंग कंपटीशन का मतलब अलग अलग यूनिफॉर्म का डिजाइन लोगों के सामने पेश किया गया
और उसके ऊपर कंपटीशन हुआ, मतलब कि वोटिंग किया गया कि जो लोग जिस यूनिफॉर्म को सबसे ज़्यादा वोट देंगे वही यूनिफॉर्म आर्मी के लिए और अलग अलग प्रकार के ऑफिसर वाले पद के लोगों के लिए लागू हो जाएगा। तो एक क्लॉथिंग कंपटीशन किया गया, वोटिंग डलवाया गया कि हमारे आर्मी का यूनिफॉर्म कौन सा होना चाहिए। तो इस बेसिस पे आर्मी का यूनिफॉर्म चेंज कर दिया गया, जितने भी ऑफिसर्स पद के लोग थे उनके यूनिफॉर्म को भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे ना एक सोवियत हैट चूज किया गया। हैट मतलब वही टोपी, आप अपने बुक में देख सकते हैं, वहाँ पे बगल में बना हुआ होगा। उसको यहाँ पे नाम दिया गया है बिडॉन यू का, कुछ अलग नाम है। तो वो सोवियत हैट का उस समय पे नाम था, वो आपके बुक में ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पे हो रहा था। आगे क्या हुआ, दी बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड दी रशियन सोशलिस्ट पार्टी। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारा बोल्शेविक पार्टी था, उस बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के बोल्शेविक पार्टी वालों ने क्या नाम रख दिया, रशियन सोशल कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा, यहाँ पे ना कम्युनिस्ट पार्टी नाम क्यों रखा गया मालूम है? क्योंकि देखिए, हम आपको ना एक बार पहले ही बता देना चाहते हैं कि बोल्शेविक पार्टी का जो लीडर था वो कौन था, व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन ना कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, बहुत ज़्यादा वो इंस्पायर था। और कार्ल मार्क्स हमेशा ये चाहते थे कि रसिया में एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो। कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे कि हर एक लोग सुख शांति से रह सके, है ना। अब चूंकि कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी से व्लादिमीर लेनिन बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो उसकी आइडियोलॉजी को ही वो फॉलो करेगा, है ना। और कार्ल मार्क्स का कहना भी था रशिया में कैसा पार्टी बनना चाहिए, कम्युनिस्ट पार्टी बनना चाहिए। इसीलिए व्लादिमीर लेनिन अब जो है अपने पार्टी बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनको जो है ना सिंपली बोल्शेविक के नाम से भी जाना जाता है। आप बोल्शेविक बोलो या फिर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोलो, मतलब सेम है, ठीक है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से पावर किसके हाथ में है, पावर हाथ में अभी फिलहाल हमारा बोल्शेविक पार्टी के हाथ में है, यानी कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में पूरा पावर है। अब यहाँ पे पावर तो है, लेकिन क्या ये पावर लोगों के द्वारा इलेक्ट करके हुआ है क्या? नहीं, लोगों को इलेक्ट करके नहीं हुआ है। प्रोविजनल गवर्नमेंट को खत्म किया इन लोगों ने मिलके और ये लोग पावर में आ गए, लेकिन फिर भी ये लोगों को लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, लोगों ने नहीं चुना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी और व्लादिमीर लेनिन को ये डर लग रहा था कि भाई हम पावर में तो हैं, लेकिन क्या लोगों ने हमको चुना है? तो जवाब है नहीं। तो अब इनको लग रहा था कि क्यों ना हम लोग पावर में ऐसे आए जब लोग हम लोगों को चुने, यानी कि एक इलेक्शन करवाते हैं और यदि इलेक्शन में हमारा पार्टी जीत गया तो हम पावर में आ जाएंगे। देखो देखो यहाँ पे ना व्लादिमीर लेनिन के आइडियोलॉजी को समझो। यहाँ पे ऑलरेडी वो पावर में है, पूरा पावर उनके हाथ में भी फिलहाल है, उनके टक्कर में कोई भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये चाह रहे हैं कि ये पावर हमारे पास है, लेकिन ये पावर हमको जो है ना लोगों ने नहीं दिया है, यानी कि इलेक्ट करके हम पावर में नहीं आए, हम अपने मन से आ गए। प्रोविजनल गवर्नमेंट वाले को हटा दिए, उनके ऊपर हम लोग फायर वायर करवाएं, पावर में हम आ गए। लेकिन ये लोग चाहता था कि हम पावर में कैसे आएँ, लोगों के द्वारा इलेक्ट करके आएँ, इसलिए ये लोग क्या करवाते हैं, यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी तो है ही, बोल्शेविक पार्टी के अलावा भी बहुत सारे पार्टी हैं छोटे छोटे, जिसका जिक्र आपके इस बुक में नहीं हुआ है। इस बुक में बेसिकली आपका दो पार्टी के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में और एक बोल्शेविक पार्टी के बारे में। प्रोविजनल गवर्नमेंट तो अब हमारा चल ही गया, बचा कौन, बोल्शेविक पार्टी बचा, है ना। तो बोल्शेविक पार्टी के अलावा भी इस समय रसिया में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी के नाम हैं जो कि आपके बुक में भी फिलहाल नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको समझना क्या है कि जब बोल्शेविक पार्टी वालों ने ये सोचा कि इलेक्शन के थ्रू हम गवर्नमेंट में आएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे जो छोटे मोटे हमारे पार्टी थे उसमें पे रसिया में, वो भी एक्शन में आ गए कि हम भी इस चुनाव में, हम भी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। देखो, अब बोल्शेविक पार्टी वाला चाहता तो है कि हम इलेक्शन को जीते, पावर में आए, लोग हमको चुने, इलेक्ट करें, लेकिन ये हो नहीं पाता है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। बोल्शेविक पार्टी वाला इलेक्शन लड़ता है। अब देखो,
क्या कभी भी इलेक्शन सिंगल पार्टी लड़ता है क्या? नहीं, उसके अपोजिशन में भी बहुत सारा पार्टी रहता है। तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी तो लड़ ही रहा था इलेक्शन। तो अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन में रसिया के बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी थे। तो बोल्शेविक पार्टी चुनाव को हार गया। जीत कौन गया? जो छोटे मोटे पार्टी थे ना, वो लोग अपना एक ग्रुप बनाया सबको, जिसको हम लोग कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। याद कीजिए, कोलिजन गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा हम लोग हिंदी वर्ड में इस्तेमाल करते हैं गठबंधन का सरकार। तो जितने भी रसिया के छोटे मोटे पार्टी थे ना, वो सारे एकजुट हो गए और बोल्शेविक पार्टी को चुनाव में हरा दिया। तो क्या बोल्शेविक पार्टी अब गवर्नमेंट में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। लेकिन इसका मकसद क्या था कि हम पार्टी में आए, सॉरी पावर में आए, है ना। अब देखो यहाँ पे चुनाव हारने के बाद होता क्या है ना। देखो, इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नवंबर 1917 में इलेक्शन होता है, लेकिन बोल्शेविक पार्टी इलेक्शन को हार जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जनवरी 1918 का बात हो रहा है, जनवरी 1918 का बात हो रहा है। यहाँ पे ना, अब इस बात को समझना, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ है यहाँ पे, लेकिन समझना है। यहाँ पे देखो, चुनाव को तो हार गया बोल्शेविक पार्टी, लेकिन जो पार्टी गवर्नमेंट में आया है ना, उस पार्टी को बोल्शेविक पार्टी वाले लोगों ने कहा कि देखो तुम लोग पार्टी में आ तो गए, तुम लोगों ने हमको चुनाव में हरा तो दिया, लेकिन कोशिश करो कि तुम वही काम करो जो कि हमारा आइडियोलॉजी है। ज़रा सोचो, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, है ना। मान लो बीजेपी जीत जाता है चुनाव में और कांग्रेस कहे कि देखो तुम जीत तो गए हो, लेकिन हमारे ही आइडियोलॉजी पे तुम काम करोगे। ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ था, यहाँ पे वही चीज़ था कि बोल्शेविक पार्टी चुनाव को हार गया था और दूसरा पार्टी वाले जो लोग थे वो चुनाव को जीत गया था। लेकिन बोल्शेविक पार्टी वाला कहता था कि तुम वही काम करो जो हम कहेंगे, है ना। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे देखो क्या हुआ। इन जनवरी 1918 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। तो यहाँ पे ना 1918 में बोल्शेविक पार्टी वाला जीते हुए पार्टी को कहता है कि तुम वही काम करो जो हम कहेंगे, लेकिन वो वाला असेंबली क्या कहता है? रिजेक्ट कर देता है। जो बात बोल्शेविक पार्टी वाला कहता है करने के लिए, उस कामों को, उस बातों को जीते वाला असेंबली जो है ना, उसको मना कर देता है कि नहीं, हमारा गवर्नमेंट है, हम अपने मन का करेंगे, हम तुम्हारा क्यों सुने, है ना। तो यहाँ पे जो असेंबली यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, यह किस वाले असेंबली के लिए है? जो जीत गया है ना। एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। जैसे ही जीते वाले असेंबली ने, जीते वाले पार्टी ने बोल्शेविक पार्टी के आइडियोलॉजी को मना किया कि नहीं, हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, हमारा गवर्नमेंट है, हमारा बात चलेगा, वैसे ही व्लादिमीर लेनिन ने पूरे असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। मतलब कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो तुम जीते हो ना इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं था, बात खत्म करो। मतलब ये यहाँ पे देखो, यही से ना बोल्शेविक पार्टी के अंदर में एक घमंडीपन आता है। ठीक है, आपको अभी तक क्या पढ़ाया गया? आपको अभी तक मेरे द्वारा और एनसीईआरटी बुक के द्वारा ये पढ़ाया गया कि बोल्शेविक पार्टी वर्कर्स के हित के लिए काम करता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये दिखने को मिलेगा कि बोल्शेविक पार्टी गवर्नमेंट में जब नहीं आ पाया तो वो अपने बातों को मनवाने के लिए कौन कौन सा हथकंडे वो अपनाता है। तो यहाँ से ना बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बोल्शेविक पार्टी का आपको एक अलग चेहरा देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी वालों ने कहा कि देखो भाई, तुम चुनाव जीते गए हो, लेकिन तुम वही काम करो जो हम कहेंगे, क्योंकि हमारा विचारधारा क्या है? सही है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा गवर्नमेंट है, हमारा विचार चलेगा, हमारा पावर चलेगा, हम तुम्हारे बातों को नहीं मानेंगे। जैसे ही इन्होंने इनके बातों को ठुकराया, वैसे ही व्लादिमीर लेनिन ने इसको डिसमिस कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इलेक्शन, तुम लोग पावर में नहीं हो, तुम लोग हटो यहाँ से। जरा सोचो, उसको आदमी ने चुना, वहाँ के लोगों ने चुना, और वही गवर्नमेंट को व्लादिमीर लेनिन डिसमिस कर देता है। और वो कर भी पाया, क्यों? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन उस समय पे छोटा मोटा पॉलिटिकल लीडर नहीं था, बहुत बड़ा लीडर था वो। इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं, उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने कहा कि साफ कह दिया कि ऐसा कोई भी चुनाव यहाँ पे नहीं हुआ था, बात खत्म करो, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। यानी कि पहले कौन पावर में था? बोल्शेविक पार्टी पहले पावर में था, तो हम ही पावर में है, ऐसा कोई इलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ था। जरा सोचो, यहाँ पे घमंडीपन देख रहे हो बोल्शेविक पार्टी का, है ना। यहीं से ट्रैक चेंज हो जाता है बोल्शेविक पार्टी का। आगे देखो क्या हुआ। द बोल्शेविक्स मेड पीस ट्रीटी विथ जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटबॉस्क। अब यहाँ पे ये वही समय है, देखो, जनवरी 1918 का। और याद कीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड 1914 से 1918 तक। और यहाँ पे चुपके से जो है ना, बोल्शेविक पार्टी वाले जर्मनी के पास जाते हैं,
और जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर लेता है। पीस ट्रीटी साइन करने का मतलब यहाँ पे यह था कि हम जो है ना अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल रहे हैं, तो आप भी बाहर निकलो और हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा अब नहीं होगा। अच्छा, एक बात याद कीजिए, बोल्शेविक पार्टी का लीडर कौन था? व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन का अप्रैल थीसिस किसी को याद है? अप्रैल थीसिस में उन्होंने 3 डिमांड किया था। 3 डिमांड में दूसरा 2 डिमांड छोड़ दो, लेकिन पहला डिमांड उनका क्या था? पहला डिमांड उनका यह था कि रसिया को फर्स्ट वॉर नहीं लड़ना चाहिए। याद करो, अप्रैल थीसिस। अप्रैल थीसिस क्यों कहा गया था? क्योंकि व्लादिमीर लेनिन ने अपना 3 जो उन्होंने डिमांड किया था वो अप्रैल में किया था, है ना। तो अप्रैल थीसिस में जो व्लादिमीर लेनिन ने 3 डिमांड दिया था, उसमें से पहला डिमांड ये था कि रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर आ जाना चाहिए, यानी कि उसको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए, है ना। यानी कि यहाँ पे वो शांति चाह रहा है। तो वही चीज यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी यानी कि व्लादिमीर लेनिन क्या कर रहे हैं, जर्मनी के पास जा रहे हैं और जर्मनी के साथ जाके वो एक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं और वो अपने आप को युद्ध से बाहर निकाल लेते हैं कि अब जो है हमको कोई भी युद्ध नहीं लड़ना है। और यहाँ पे ना एक चीज आप यहाँ पे चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे फिलहाल अभी भी बोल्शेविक पार्टी जो है रसिया का भलाई चाह रहा है, क्योंकि देखो बहुत सारे, चूंकि ये 4 साल का लड़ाई था 1914 से 1918, तो बहुत सारे रशियन सैनिक मारे जा चुके थे। तो यहाँ पे जो एक डर था, वो डर सता रहा था व्लादिमीर लेनिन को कि ऐसे ही यदि हमारा सैनिक मरता चला गया तो दूसरा वाला कंट्री हमारे कंट्री पे आके कब्जा कर लेगा, है ना। तो व्लादिमीर लेनिन ने चुपचाप जाके जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर लिया और अपने रसिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाल लिया, और वहीं पे हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म भी हो जाता है 1918 में, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ? The Bolsheviks became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. अब यहाँ पे बताइए, क्या बोल्शेविक पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी के पास पावर है बोलने का? हालांकि अलग अलग पार्टी था जो कि गवर्नमेंट में आ चुका था, लेकिन उसको क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था। तो क्या अभी बोल्शेविक पार्टी के अलावा किसी दूसरे पार्टी के पास इतना पावर है कि वो दोबारा गवर्नमेंट में आ सके? नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना अभी फिलहाल बोल्शेविक पार्टी एक लौता ऐसा पार्टी बन गया था जो कि पूरे रसिया में अपना कब्जा जमाए हुए था, ठीक है, कुछ गलत तरीके से और बहुत हद तक सही तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का इलेक्शन होता है। अच्छा, इसमें हमको कौन बता सकता है कि ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत कौन था? याद कीजिए, कौन बता सकता है हमको? ये वही सोवियत के लीडर का ग्रुप था जिसमें कि 500 सोवियत रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठा हुए थे। याद आया आप कुछ? 500 सोवियत यानी कि ग्रुप के 500 ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव लीडर एक जगह इकट्ठा हुए थे, उनका चुनाव हुआ और उस चुनाव में सपोर्ट कौन किया? व्लादिमीर लेनिन यानी कि बोल्शेविक पार्टी ने सपोर्ट किया। अच्छा, यहाँ पे ना आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का क्यों जिक्र हो रहा है ना। इसके पीछे साफ रीजन ये है कि देखो, जितने भी हमारे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में हमारे सोवियत थे, मतलब कि 500 जो हमारे ग्रुप थे जो सोवियत थे, वो किसके लिए काम करता था? वो मतलब कि वहां पे जो ग्रुप था 500 सोवियत का, वो किसका ग्रुप था? बेसिकली वर्कर्स का, पीजेंट्स का, यही सब का तो ग्रुप था। और यही सबको तो बढ़ावा देना चाहता है कौन? व्लादिमीर लेनिन, है ना। तो इनका बीच में एक इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में सपोर्ट करता है व्लादिमीर लेनिन कि हाँ भाई, तुम्हारा जो ग्रुप है बिल्कुल वो एक वर्कर्स का ग्रुप है, पीजेंट्स का ग्रुप है, तुम लोग अपना इलेक्शन लड़ो, हम तुमको सपोर्ट करेंगे। और देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द बोल्शेविक्स बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, और उसी को पार्लियामेंट बना दिया कंट्री का। देखो यहाँ पे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत को पार्लियामेंट बना दिया कंट्री का। पार्लियामेंट बनाने का मतलब यह है कि यही लोग अब पूरा का पूरा रसिया को लेकर डिसीजन लेगा। किसको बना दिया गया पार्लियामेंट? वही ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का, जिसमें कि 500 हमारे ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्हीं को पार्लियामेंट बना दिया। पार्लियामेंट मतलब लोग जाएंगे वहां पे, बैठेंगे, 500 लीडर बैठेंगे और वही डिसीजन लेंगे जो रसिया के लिए लेना होगा। और यह सबका सब किसके लीडरशिप में हो रहा था? व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में हो रहा था। हालांकि वो खुद नहीं वहां पार्लियामेंट में गया, लेकिन वो बगल से सपोर्ट कर रहा था कि तुम लोग आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे हम हैं, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे देखिए, रसिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। यहाँ पे रसिया जो है पूरी तरीके से एक पार्टी वाला कंट्री बन चुका था। और वो कौन सा पार्टी?
बोल्शेविक पार्टी। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके टक्कर में कोई था ही नहीं, जो भी था उसको डिसमिस कर दिया गया था, पार्टी को इल्लीगल घोषित कर दिया कि ये सब पार्टी कुछ है ही नहीं, बंद करो ये सबको। और व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ कोई कुछ कह भी नहीं सकता था, बड़ा पावरफुल लीडर था वो, है ना। उसके बाद ट्रेड यूनियंस वेयर केप्ट अंडर द बोल्शेविक पार्टी कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे ना अब धीरे धीरे ना बोल्शेविक पार्टी के दिमाग में ना घमंड का पन जो है वो धीरे धीरे चढ़ने लगा था, है ना। वो पार्टी में आ गया, उसके पास पूरा पावर भी है, गवर्नमेंट भी अब उसका है। हालांकि गवर्नमेंट किसका है? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का गवर्नमेंट है, वो सारे लोग वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन किसके लीडरशिप में? व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में। यानी कि कहा जाए तो वो लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो केवल एक कठपुतला है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन लेगा? व्लादिमीर लेनिन ही लेगा, है ना। तो यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो पावर है ना वो एक हाथ में जाता हुआ दिख रहा था, वो भी व्लादिमीर लेनिन के हाथ में। अब यहाँ पे होने यह लगा था कि ट्रेड यूनियंस वेयर केप्ट अंडर द बोल्शेविक पार्टी कंट्रोल। तो जो भी ट्रेड यूनियन थे, ट्रेड यूनियन का मतलब जो कि खरीद बिक्री में अपना बिजी रहते हैं, उनका जो लीडर था, उस लीडर का जो ग्रुप था एक, वो सारे के सारे लोग किसके अंडर में काम करने लगे? किसके अंडर में आ गए? बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ गए। जरा सोचो, ठीक है। आगे द सेक्रेट पुलिस, देखो यहाँ पे सेक्रेट पुलिस का नाम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले सेक्रेट पुलिस का नाम क्या था? चेका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कर दिया गया? OGPU, और उसके बाद फिर NKVD। ये सेक्रेट पुलिस का नाम है। अब चूंकि नाम ही है सेक्रेट पुलिस, तो नाम क्यों डिस्क्लोज किया जाएगा? तो यहाँ पे पहले जो है सेक्रेट पुलिस को बुलाया जाता था चेका के नाम से, उसके बाद OGPU के नाम से, और उसके बाद फिर NKVD के नाम से। ये सेक्रेट पुलिस को पुकारा जाता था पहले इस नाम से। अब ये सेक्रेट पुलिस करता क्या था? द सेक्रेट पुलिस punished those who criticized the Bolsheviks। अब जरा सोचो, यहाँ पे जरा मेरी बात को ना थोड़ा सा गौर से समझना, ठीक है। यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करो। बोल्शेविक पार्टी को इलेक्शन में हरा दिया गया था। कौन से पार्टी? दूसरे पार्टी लोग जो छोटे मोटे पार्टी थे, लेकिन बाद में उसी पार्टी को डिसमिस कर दिया गया। तो जिस पार्टी को डिसमिस किया गया, तो उस पार्टी में जो लोग होंगे, क्या उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल आएगा। तो पहला गुस्सा का कारण ये हो गया। दूसरा गुस्सा का कारण, जितने भी ट्रेड यूनियन थे उनको अपने कब्जे में रख लिया, उनको फ्रीली काम नहीं करने देता था। दूसरा ये हमारा हो गया, है ना। और तीसरा, पूरी तरीके से अब अपना रूल कर रहा था बोल्शेविक पार्टी वाले लोग। तो कुछ कुछ कारण के वजह से अब यहाँ पे बोल्शेविक पार्टी का जो सपोर्ट था ना वो धीरे धीरे घटने लगा था, क्योंकि इसके माइंड में घमंड आ गया था। बात समझ में आ रही है? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द सेक्रेट पुलिस punished those who criticized the Bolsheviks। अब जरा सोचो, बोल्शेविक पार्टी हर जगह पॉपुलर हो रहा है, कुछ हथकंडे अपना के और कुछ अच्छा काम कर रखे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे ही करेंगे। देखो, कोई भी आदमी जो पॉपुलर होता है उसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसका टांग खींचते हैं, है ना। तो बोल्शेविक पार्टी का जो बुराई करता था उस समय पे, उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको मारने पीटने के लिए, उसको पनिश करने के लिए सेक्रेट पुलिस काम करता था। और ये सेक्रेट पुलिस किसके अंडर में काम करता था? बोल्शेविक पार्टी के अंडर में। यानी कि व्लादिमीर लेनिन जो कहता था सेक्रेट पुलिस वही काम करता था। और याद रखिएगा, सेक्रेट पुलिस किसके बातों को सुनता था? व्लादिमीर लेनिन के बातों को सुनता था। और सेक्रेट पुलिस का काम क्या था? काम यह था कि जो भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ या फिर व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको पनिश करो, उसको मारो पीटो, ठीक है, ये काम था। उसके बाद आगे क्या हुआ? मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रैलीड टू द बोल्शेविक पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म एंड फॉर चेंज। अब देखिए, शुरुआती दौर में बोल्शेविक पार्टी किस चीज के लिए लड़ता था? इक्वालिटी के लिए, सोशलिज्म के लिए, इन्हीं चीजों के लिए बोल्शेविक पार्टी शुरू में लड़ता था। लेकिन बाद में ना इसके मन में घमंडपन आ गया, सिंगल पार्टी कंट्री बना दिया रसिया को, बाद में ये सब चीज़ हुआ। लेकिन पहले से इनका आइडियोलॉजी क्या था? पहले से इनका आइडियोलॉजी ये था कि रसिया में इक्वालिटी क्रिएट करो, सोशलिज्म को फैलाओ, ये पहले उनका आइडियोलॉजी था। इसी चीज़ को देखते हुए बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे आर्टिस्ट बोल्शेविक पार्टी का साथ दिया शुरुआती दौर में। लेकिन जैसे जैसे बोल्शेविक पार्टी का घमंड बढ़ने लगा, वो सिंगल पार्टी बना दिया रसिया को, वैसे वैसे क्या हुआ बाद में? बट दे बिकम डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द बोल्शेविक पार्टी इनकरेज्ड। लेकिन बाद में वही आर्टिस्ट, वही यंग राइटर्स बोल्शेविक पार्टी के साथ को छोड़ने लगे, क्योंकि उनको समझ में आने लगा था कि ये जो है ना पूरी तरीके से रसिया के ऊपर अब गलत तरीके से कंट्रोल कर रहा है। जो पहले विचारधारा बोल्शेविक पार्टी का था, अब वो विचारधारा बदल चुका था।
इनका विचारधारा अब क्या आ चुका था, रूल करने का, कैसे भी रूल करो, बस रूल करो, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए आर्टिस्ट, राइटर्स जो उनके साथ ज्वाइन किए थे उनको अब वो छोड़ने लगे। और दूसरा कारण यहाँ पे छोड़ने का ये भी है कि व्लादिमीर लेनिन यानी कि जो बोल्शेविक पार्टी का लीडर था व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने क्या कर दिया, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप लगाने का मतलब ये है कि देखो रसिया में जो न्यूज़पेपर छपेगा, जो मैगजीन निकलेगा, जो टेलीविजन पे चलेगा, वो चलने से पहले एक बार राजा से पूछ लो। और यहाँ पे राजा एक तरीके से कौन है, व्लादिमीर लेनिन है। अब जरा सोचो, गलत तरीके से व्लादिमीर लेनिन रूल कर रहा है तो क्या व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ प्रेस कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा। हमारे यहाँ पे भारत में एक छोटा सा कोई स्पीच गलत दे देता है प्रधानमंत्री कभी, तो पूरा टीवी पे हंगामा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो रूल ही गलत तरीके से व्लादिमीर लेनिन कर रहा है रसिया को, तो इसके खिलाफ भी आवाज उठाया जा रहा था। लेकिन इस चीज को पूरी तरीके से बैन कर दिया व्लादिमीर लेनिन ने, सेंसरशिप लगा दिया। और सेंसरशिप लगाने का मतलब ये होता है कि तुम जो भी टीवी पे चलाओगे, जो भी रेडियो में चलाओगे, जो भी न्यूज़पेपर में छापोगे, वो छापने से पहले, चलाने से पहले एक बार हमसे आके पूछोगे, हम परमिशन देंगे तभी जाके इस चीज़ को टीवी पे चलाओ या फिर न्यूज़पेपर में छापो। और यदि बिना बिना मेरे परमिशन के तुम ऐसा कुछ किए तो फिर तुमको सजा मिलेगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए बड़े बड़े यंग राइटर्स, बड़े बड़े हमारे जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी का साथ देना छोड़ दिया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद ना सिविल वॉर भी छिड़ गया था रसिया में। क्या था सिविल वॉर, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।